Hello learners, in this video I have taken the chapter number 13 from NCERT Science. The name of the chapter is Our Environment. जब हम कोर्स स्ट्रक्चर साइंस का एज पर CBSE डिस्कस करते हैं तो उसमें जो बायोलॉजी का वेटेज है वो 30 मार्क्स का है आउट ऑफ 80. 2 यूनिट्स हैं जो बायोलॉजी के लिए हैं. यूनिट नंबर 2 जो वर्ड ऑफ लिविंग जो 25 मार्क्स की है. इस यूनिट में 4 चैप्टर्स है. लाइफ प्रोसेसेस, देन सेकंड इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देन रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ इज द हेरिडिटरी. जो 5th यूनिट है कोर्स कंटेंट की वो है नेचुरल रिसोर्सेज. अंडर दैट द चैप्टर नंबर 13, देयर इज ओनली वन चैप्टर, उसके अंदर एक ही चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 13, एंड दैट इज द नेचुरल रिसोर्सेज. वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 5 मार्क्स. इस जो चैप्टर का वेटेज है वो 5 मार्क्स का है और चैप्टर बहुत इजी है ये वाला. तो अगर हम इसको अच्छी तरह से लर्न करते हैं तो easily we can get 5 marks out of 80. मतलब hardly it will take 1 hour or 2 hours to for the revision. जब हम इस चैप्टर के कोर्स कंटेंट को डिस्कस करते हैं तो इसमें 2 मेन टॉपिक्स हैं. वन इज इकोसिस्टम एंड द सेकेंड टॉपिक इज, जो मेन टॉपिक है, हाउ द ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट. तो जो इकोसिस्टम है उसके अंदर इसके कंपोनेंट्स की स्टडी है और दो जो मेन टॉपिक्स हैं, फूड चेन, फूड वेब, इसके साथ ट्रॉपिक लेवल, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, दीज आर द सब टॉपिक्स. और जो दूसरा इनका मेन टॉपिक है एनसीईआरटी बुक में, हाउ द ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट. इसमें हाउ द ह्यूमंस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड गार्बेज को मैनेज कैसे किया जा सकता है. गार्बेज इज अ बिग प्रॉब्लम और उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है. तो अगर गार्बेज को कभी भी मैनेज करना हो, द गार्बेज वी हैव टू मैनेज, तो इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स भी यहाँ पर है जी. देयर आर मेनी सब टॉपिक्स हाउ टू मैनेज द गार्बेज हियर. जैसे सब टॉपिक्स गार्बेज के क्या कौन कौन से हो जाएंगे. सब टॉपिक्स में आ जाएगा सीवेज को कैसे करते हैं, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल को कैसे करते हैं. So these will be the other topics for that. So before we come to the ecosystem, the name of the chapter is environment. अब अगर environment को टच नहीं किया, इस टॉपिक को टच नहीं किया, तो इकोसिस्टम को हम कैसे समझ पाएंगे. अगर पिक्चर्स को देखा जाए तो ये कुछ एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं जो लैंड पर है. यहाँ पर फोकस किस चीज पर है, एयर पर है, और यहाँ पर फोकस किस पर है, वाटर पर है. तो नेचुरल वर्ल्ड में लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, और जिसमें एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स जो रहते हैं और वर्क करते हैं, दैट मेक्स द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट की बहुत सारी डेफिनेशन है. दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन. द नेचुरल वर्ल्ड, द लैंड, एयर एंड वाटर इन विच पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट लिव और वर्क, दैट मेक्स देयर एनवायरमेंट. सेकेंड डेफिनेशन को अगर हम ले, कोई भी डेफिनेशन आप ले सकते हो एनवायरमेंट की. द एनवायरमेंट इज द सराउंडिंग्स इन विच वी लिव. इसमें एक सिंपल से एग्जांपल है. अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल में जो आपका एनवायरमेंट है, जो आपको सराउंड कर रहा है, उस टाइम पे वो आपका एनवायरमेंट बना रहा है. आप लैंड पे रह रहे हैं तो वो आपका एनवायरमेंट है. अगर आप वाटर पे रह रहे हैं तो वाटर का एनवायरमेंट है. सो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट है वो कहाँ कहाँ पर है. एक तो एयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. दूसरा क्या है, वाटर जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. तीसरा है लैंड जिसमें हम लिथोस्फीयर कहते हैं. तो ये जितने भी हैं, 3 जो अभी हमने स्टडी किया, लैंड, वाटर एंड एयर, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं. जिससे कि बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोस का बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, बायोस का मतलब होता है लाइफ. तो जब भी हम लिविंग बीइंग्स को स्टडी करते हैं तो इट मींस वी आर स्टडीइंग द लाइफ, लिविंग बीइंग्स को. तो इनका जो इंटरेक्शन होता है वो लिविंग बीइंग्स के, जिसको हम लोग बायोस्फीयर्स कहते हैं. बायो का मतलब ही लिविंग बीइंग्स या लाइफ हो जाएगा. तो बायोस्फीयर मतलब लिविंग बीइंग एंड एबायोटिक, ये सब के सब जो हमें सराउंड करते हैं, दैट मेक्स आवर एनवायरमेंट. एक छोटी सी पिक्चर ये भी है कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एबायोटिक फैक्टर्स हो गए, all they make the environment which are present in our surroundings. Another definition of environment, it is sum total of all the living and non-living elements,
ऑल द लिविंग का मतलब क्या हो जाएगा? अगर हम वेटिकर का 9th क्लास में आपने पढ़ा था, वेटिकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ले, विच वाज स्टार्टेड विद द मोनेरा टू द प्रोटिस्टा टू द फंजाई टू द प्लांटी एंड एनिमिलिया, दे ऑल आर द बायोटिक और द लिविंग थिंग्स, और इनका इंटरेक्शन हमेशा किसके साथ चलता है? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। तो सम टोटल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा? वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल्स, लाइट, सनलाइट, तो इनका एक इंटरेक्शन चलता रहता है। देयर इज ऑलवेज अ इंटरेक्शन गोइंग ऑन। इंटरेक्शन कैसे चल रहा है? वाटर रिक्वायरमेंट है किसका? प्लांट्स के लिए। क्यों? फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट है, कहाँ से मिल रहा है? एयर से। देन मिनरल्स कहाँ से मिल रहे हैं? सॉइल से। सो फूड कहाँ बना? प्लांट के अंदर, प्लांट की लीव्स में। कौन सी गैस रिलीज हुई? ऑक्सीजन। कहाँ पे आई? एटमॉस्फेयर में। रेस्पिरेशन में एवरी लिविंग बीइंग इज रेस्पायर बाय द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन। तो ये एक इंटरेक्शन है लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स का। दूसरा इंटरेक्शन क्या है? एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है वो सिर्फ प्लांट्स ट्रैप कर सकते हैं, हम तो ट्रैप नहीं कर पाते हैं। तो फूड के लिए हमें हमेशा प्लांट पे डिपेंड करना पड़ता है। तो एनिमल्स हैं, जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं। जो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं। तो एक हमेशा साइकिल चलती रहती है जिसमें इंटरेक्शन होता रहता है, और वेरियस कंपोनेंट जो है एनवायरनमेंट के, दे आर इंटरेक्टिंग विद one another. So it is sum total of all the living and non-living elements and their effect that influence the human life. अब ये जितना भी इसका influence है, ये human life के ऊपर आता है, and that is the environment. 3 definition environment की है, any definition you can go if the आपको environment के लिए आपके आता है। एक और टॉपिक यहाँ पर कवर हुआ है जब इन्होंने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी बुक में। दूसरा हमारा टॉपिक क्या था? एनवायरमेंटल इश्यूज। तो एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स का कैसे एनवायरमेंट को स्पॉइल कर रहा है। तो यहाँ पर जो आफ्टर इफेक्ट्स है, जो डिग्रेडेशन हुआ है एनवायरमेंट का, वो क्लाइमेट चेंज है, पॉल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन है, कुछ यहाँ पर शो भी हुआ है, एंड रिसोर्स डिप्लीशन है। तो बेसिकली ये थर्ड वीडियो में आई विल कवर, जबकि हम इसको पढ़ेंगे कि हाउ द ह्यूमन एक्टिविटीज दे आर इम्पैक्टिंग द एनवायरमेंट। नाउ वी स्टार्ट विद द टॉपिक, एंड द टॉपिक इज इकोसिस्टम। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन आएगा आपका कि अभी जो डेफिनेशन एनवायरमेंट की थी, वहां पे फिर से डेफिनेशन कुछ कुछ मिलती जुलती, नॉट द सेम, मिलती जुलती डेफिनेशन यहाँ पे किसकी आ रही है? इकोसिस्टम की। यहाँ पर भी इकोसिस्टम की क्या डेफिनेशन है? इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स अमंग देमसेल्व्स एंड विद देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, राइट। इसके लिए जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है वो गार्डन लिया गया है, राइट। गार्डन क्या क्या होता है? ये आर्टिफिशियली मेंटेन करते हैं। सपोज दिस इज अ पिक्चर ऑफ द गार्डन। गार्डन में यहाँ पर ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, कुछ एनिमल्स शो हो रहे हैं, बर्ड्स शो हो रही हैं, और एक आर्टिफिशियल वाटर बॉडी भी यहाँ पर है, राइट। अगर यहाँ पर मैं इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करूं तो एक सिंपल सा एग्जांपल आई हैव जस्ट टेकन कि अगर वाटर बॉडीज में फिश है, तो फिश बाहर निकल के लैंड में से अपना खाना ढूंढने तो नहीं आएगा, राइट। और यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो रैबिट है या बर्ड्स हैं, वो वाटर में जाके अपना फूड तो लेने नहीं जाएंगे। तो यहाँ का जो पार्क, जो गार्डन है, जो लैंड है, टेरेस्ट्रियल है, इसका एक इकोसिस्टम है, और ये जो वाटर बॉडी है इसकी एक अदर इकोसिस्टम है। ये सपोज ये आर्टिफिशियल वाटर बॉडी, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग गार्डन एज ए इकोसिस्टम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेन हमारा कंपोनेंट है किसी भी गार्डन का, वो मेन कंपोनेंट क्या है? ट्रीज है। ट्रीज क्या करेंगे? दे विल मेक द फूड मटेरियल। अब वो फूड मटेरियल को, दे ऑल आर द हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स दे विल ईट ऑन दैट। क्यों चाहिए? क्योंकि दे कैन नॉट ट्रैप द सनलाइट। इनडायरेक्टली डायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं हर्बीवोर्स? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो एक इकोसिस्टम तो ये हो गया कि ये आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और सराउंडिंग से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। सराउंडिंग से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं? अगर इन्हें वाटर लेना है तो वाटर पीने के लिए तो वाटर बॉडी में जाएंगे, और अगर ये रेस्पायर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन एयर से ले रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द वे दे आर इंटरेक्टिंग। तो दिस इज वन इकोसिस्टम
ये भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। और ये पॉन्ड, अगर ये आर्टिफिशियल पॉन्ड तो मैं नहीं कहूंगी, छोटी सी वाटर बॉडी हमने पानी पीने के लिए एनिमल्स के लिए बनाया है, ये एक और इकोसिस्टम हो गया। अब इस इकोसिस्टम में जो एनिमल्स रह रहे हैं वो कहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हैं? ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन द वाटर। तो कुछ प्लांट्स भी होंगे जो प्लांट्स वाटर प्लांट्स होते हैं, उनको खाने के लिए छोटे छोटे एनिमल्स होंगे जिनको फिश भी खा रहा है। तो एक इकोसिस्टम ये हो गया जिसमें यहाँ पे इंटरेक्शन चल रहा है, और दूसरा इकोसिस्टम ये हो गया यहाँ पे इंटरेक्शन चल रहा है। लेकिन कोई भी इकोसिस्टम जो है वो यहाँ पर किससे स्टार्ट होता है? प्लांट से स्टार्ट होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस और एनर्जी को कैप्चर कौन कर सकता है? ओनली प्लांट्स कर सकते हैं। और यहाँ पर जो जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पे डिपेंड करते हैं। तो अगर ये वाला मैं एक एग्जांपल लूं तो ये एक इकोसिस्टम हो गया, दिस इज अनदर इकोसिस्टम, दिस इज द थर्ड इकोसिस्टम। तो यहाँ पर जो एग्जांपल लिया गया है गार्डन एज ए इकोसिस्टम, क्योंकि नॉर्मली हम लोग पार्क्स या गार्डन्स पे जाते हैं, यहाँ पर इंटरेक्शन चलता है किसका? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का। और दूसरा क्या है कि जो भी एनिमल्स हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और अदर एक्टिविटीज के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन द एबायोटिक। उनको रेस्पिरेशन चाहिए तो एबायोटिक चाहिए, उनको लिविंग के लिए चाहिए तो फूड चाहिए तो बायोटिक चाहिए। तो यहाँ पर ये एक इकोसिस्टम हो गया। इसका क्या मतलब होगा? एनवायरमेंट में हमने क्या देखा था? सम टोटल ऑफ लैंड और द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, तो दैट मेक्स द एनवायरमेंट। यहाँ पर क्या देखा कि एक पर्टिकुलर the living thing है that makes the environment. So if I start with this slide, यहाँ पर types of ecosystem दिया हुआ है। One type of ecosystem is artificial ecosystem, जो man-made ecosystem है, जैसे the garden is a man-made, जहाँ पे flowers हैं, trees हैं, animals हैं, छोटे animals हैं यहाँ पर। दूसरा क्रॉप फील्ड इकोसिस्टम, ये जहाँ पे सॉइल का रिक्वायरमेंट है या वाटर पर है तो क्रॉप फील्ड है, यहाँ पर ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स है। एंड दीज आर द नेचुरल इकोसिस्टम। ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है। अब ये जो अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन किया था, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ये एक इकोसिस्टम है। और अगर ये वाटर बॉडी है पॉन्ड, ये अगर फॉरेस्ट के अंदर है तो ये दूसरा इकोसिस्टम है। रीजन क्या है? अब जो एनिमल्स यहाँ पे रह रहे हैं वो वाटर रिक्वायरमेंट तो उनको किसी वाटर बॉडी में आएगा, लेकिन फिश जो है, जो मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको क्लियर किया था, फिश कैन नॉट कम आउट, यहाँ से बाहर आके अपना खाना नहीं खाएगा। या फिर यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, वो इसके अंदर जाके अपना खाना नहीं खाएंगे। तो ये एक इकोसिस्टम हो गया, ये दूसरा इकोसिस्टम हो गया। इस तरह से ये पॉन्ड इकोसिस्टम हो जाएगा, लेक इकोसिस्टम हो जाएगा। डेप्थ पर डिपेंड करता है, ये लेक थोड़ी सी इसमें डीप होती हैं। तो अगर मैं लेक का एग्जांपल आपको दूं तो लेक में तो डिफरेंट इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे लेक 60 फीट, अगर लेक इज 60 फीट, अगर 60 फीट हमारी लेक जो है वो वहां पर डीप है, तो उसमें 20 फीट पे एक इकोसिस्टम होगा, देन 20 फीट पे दूसरा इकोसिस्टम होगा, एंड सो ऑन। रीजन क्या है? पेनिट्रेशन ऑफ द वाटर, पेनिट्रेशन ऑफ द सनलाइट। सनलाइट का पेनिट्रेशन कितना है उसके अकॉर्डिंग वहां पे प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, एंड सो ऑन। सो दैट विल बी द इकोसिस्टम, राइट? So this is about the types of the ecosystem. Now we come to the components of the ecosystem. Ecosystem के क्या क्या components हैं? Ecosystem के components हैं living components as well as non-living components. तो all the organisms such as plants, animals, microorganisms and human beings and physical surroundings interact with each other and maintain the balance in nature. Simple से क्वेश्चन पहले आता था कि अगर एक फॉरेस्ट में हमने सारे के सारे डियर को, एक फूड चेन, एक फॉरेस्ट में सिर्फ ट्रीज है, ग्रास है, और उसमें डियर है, हिरन है और लायन है, बस इतने ही एनिमल्स है वहां पर। अगर हम सारे के सारे डियर को हम मार डालते हैं, राइट, तो वो जो लायन है दे विल नॉट ईट द ग्रास बिकॉज इट इज अ कार्निवोर। तो अब क्या होगा? दे विल ऑल्सो डाई। और इन द एब्सेंस ऑफ द हर्बीवोर्स, जो कि डियर वहां पे ऑलरेडी वेनिश्ड हो चुके हैं, तो जितनी भी ग्रास है वो बढ़ेगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से अगर ये जितने भी मेंबर्स हैं इकोसिस्टम के, ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं, ये हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। ऑल द मेंबर्स दे जस्ट मेंटेन अ बैलेंस हियर, और उनके बीच में इंटरेक्शन होता रहता है। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स में
टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल, ये एबायोटिक हो जाएंगे। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएंगे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स को भी हम यहाँ पर लेते हैं। तो देयर इज ऑलवेज इंटरेक्शन बिटवीन ऑल दैट एंड दैट मेक्स द इको। अब जो बुक में, एनसीईआरटी बुक में जो सेकंड एग्जांपल लिया गया है वो लिया गया है एक्वेरियम का। एक्वेरियम इज आल्सो अ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। अब अगर एक्वेरियम जहाँ पे हम फिश को रखते हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, राइट, दे आर जस्ट एक्सप्लेनिंग द इकोसिस्टम। और ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है तो आई कैन नॉट लीव दैट, क्योंकि क्वेश्चन इसमें फ्रेम होते हैं। अगर हमें कोई भी इकोसिस्टम को इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए हम छोटा या बड़ा ग्लास जार लेंगे। ग्लास जार बड़ा एक्वेरियम के लिए ऐसा भी हो सकता है, छोटे के लिए ये भी हो सकता है। यहाँ पर दो चीजें हम करेंगे कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स का रिक्वायरमेंट है। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट तो प्रोड्यूसर्स का रिक्वायरमेंट है, तो प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, प्लांट्स होंगे। तो हम यहाँ पे कुछ ग्रीन प्लांट्स रख लेंगे जो वाटर प्लांट, जैसे ये हाइड्रिला का प्लांट है। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर कुछ एनिमल्स होने चाहिए यहाँ पर। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये मैग्निफाइड पिक्चर है, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये मैग्निफिकेशन हुआ है, ये बड़ा नहीं है, मछली नहीं है, ये फिश नहीं है, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसको हम डाल देंगे। और यहाँ पर हम एक दो फिश डाल देंगे या फिर 5-6 फिश डाल देंगे। अब ये तो हो गए बायोटिक कंपोनेंट्स, राइट। तो ये एक हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। अब इसके लिए, इनको सर्वाइवल के लिए किस चीज का रिक्वायरमेंट है, सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट है वाटर का, सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का, सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट है फूड का, ठीक है। अब आर्टिफिशियल लाइट में अगर ये फूड फॉर्म कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो हम फिश फूड को प्रोवाइड करवाएंगे। तो एक एक्वेरियम को जब हम डेवलप करेंगे तो दिस इज द रिक्वायरमेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक में क्या क्या है, ऑक्सीजन, एबायोटिक में क्या है, वाटर। ये इंटरेक्शन, यहाँ पर कुछ हम पेबल्स भी डालेंगे, छोटे छोटे कंकड़ भी डालेंगे, और दीज आर द वायबल। तो अगर हम यहाँ पर लिविंग मतलब एक्वेटिक प्लांट्स डालें, एक्वेटिक एनिमल्स डालें, तो यहाँ पर कई बार हमें आर्टिफिशियल यहाँ पे बबलर डालना पड़ता है, एरिएटर डालना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, वैसे तो प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, पेपर बट बबलर डालना पड़ता है। तो ये वाला जो है एक इकोसिस्टम जो सेल्फ सस्टेनिंग है। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब है उसको बाहर से किसी भी चीज का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स डालेंगे तो हमें फिश फूड डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फूड अवेलेबल नहीं है। हम फिश डालेंगे लेकिन वो किस पर डिपेंडेंट है, फिश फूड पे डिपेंडेंट है। हम एरिएटर डाल देंगे उसके लिए। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन है किसी भी बायोटिक कंपोनेंट्स का, वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, एक्वेटिक प्लांट और एनिमल प्रोवाइड करते हैं, देन वी आर मेकिंग दिस एक्वेरियम एज सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। सेल्फ का मतलब होता है अपने आप, सस्टेन का मतलब होता है कि अपने आप लाइफ को सस्टेन करना, जिंदा रहने के लिए जिस चीज का रिक्वायरमेंट है फिश को, वो उसको इस एक्वेरियम में मिल रहा है। तो ये एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में छोटा सा जार में इंटरेक्शन किसका किसका हो रहा है, बायोटिक एंड एबायोटिक का कंपोनेंट्स का। तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ अ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का कोई साइज नहीं होता, वो छोटे से लेके बड़ा कितना भी बड़ा हो सकता है। वो एक्वेरियम के साइज में ये भी एक इकोसिस्टम है, छोटा सा बोल है जिसमें कि फिश को हम रख सकते हैं विद सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी एक इकोसिस्टम है, सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम है। तो मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम दे आर सेल्फ सस्टेनेबल। अब अगर एक इकोसिस्टम है जिसमें हमने नेचुरली कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ है, तो उसको हमको क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के लिए बहुत सारे मेथड है। तो इकोसिस्टम जो यहाँ पर है, अगर फिश रह रही है, कुछ फिश की डेथ हो जाती है एक्वेरियम में या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पे जो वाटर है वो क्लियर नहीं रह पाता, तो इसको क्लियर कर लिया जाता है, तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। लेकिन जो नेचर होता है, अगर ये तो हमने आर्टिफिशियल वे में इसको क्लीन करवा दिया, नेचर में अगर पॉन्ड है या लेक्स है उसको कौन क्लीन करता है। तो यहाँ पर एक और लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट है, वो कौन है, डीकम्पोजर्स है। डीकम्पोजर्स कौन है यहाँ पर, जो कि
ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं डेथ के बाद। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है और उनका डिकम्पोजर्स उस पर एक्ट ना करें तो इतना पाइलअप हो जाएंगी डेड बॉडीज, लेकिन नेचर में तो ऐसा नहीं होता। तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फाइनर में उसको ब्रेक करते हैं। तो जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, छोटे छोटे प्रोटिस्टा हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, वर्म्स, अर्थवर्म्स, दे ऑल आर द डिकम्पोजर्स। तो रिक्वायरमेंट क्या हो गए, अब जो हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट्स में हमने इसमें कहाँ पे स्टडी किया है, जो हमने कंपोनेंट्स को स्टडी किया है वो प्रोड्यूसर्स को किया है। प्रोड्यूसर्स कौन है, ग्रीन प्लांट्स है, कंज्यूमर्स एनिमल्स है, कई कैटेगरी के कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स के कौन कौन सी कैटेगरी के हैं, जो ये हर्बीवोर्स है जो डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं, ये कार्निवोर्स हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, और कुछ ओमनिवोर्स भी होते हैं। बट जब ये सब डेड हो जाते हैं, प्लांट्स डेड हो गए, दे ऑल द एनिमल्स दे डाई, तो इस पे कौन एक्ट करता है, डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम को अगर सेल्फ सस्टेनिंग बनाना हो, मतलब उसमें लाइफ भी चल रही हो, उसकी क्लीनिंग भी हो रही हो, डेथ के बाद डेड बॉडीज पाइल अप ना हो रही हो, उसमें गंदगी ना हो रही हो, तो उसके लिए जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रुपिंग क्या हुई है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया जो कि फूड बनाते हैं सिर्फ वही आते हैं। कंज्यूमर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, डिकम्पोजर्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड छोटे छोटे एनिमल्स हैं, एंड दैट मेक द components of the ecosystem, right? Now, what are the producers? Producers are the plants. हम पढ़ चुके हैं life processes में. Plants, they have the green pigment chlorophyll. Suppose we are wearing the green colored clothes. तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसे sunlight को trap कर लेंगे. They have the chlorophyll. क्लोरोफिल का क्या क्वालिटी होती है, ट्रैप्स द सनलाइट। सनलाइट को जब ट्रैपिंग होती है, हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, सनलाइट की ट्रैपिंग से क्या होता है कि वाटर का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, एंड देन उसके और क्या कंपोनेंट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, दैट मेक्स द फूड मटेरियल, एंड दैट फूड मटेरियल इज स्टोर्ड। और हर कंज्यूमर, हर डिकम्पोजर जो प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस लिए डिपेंडेंट है, दे आर डिपेंडेंट क्योंकि उनको फूड का रिक्वायरमेंट है। फूड हमें क्या क्या देता है, दे आर जस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ। हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें हर काम के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो अगर प्रोड्यूसर्स है इकोसिस्टम में, तो दे आर द ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, एंड दे आर नोन एज द प्रोड्यूसर्स। कोई भी लाइफ साइकिल, कोई भी फूड चेन, वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर्स से, वो भी ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है। कंज्यूमर्स की बहुत सारी कैटेगरीज है। हर्बीवोर्स जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, ग्रीन लीव्स को, ग्रेन्स को खाते हैं। कार्निवोर्स जो एनिमल्स को खाते हैं, ओमनिवोर्स जो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो दैट इज अ रैट, इट इज अ आउल, lion, jackal or hyena, that is rabbit, grasshopper, frog, snake and hawk. तो यहाँ पर बड़ी सारे इकोसिस्टम सस्टेन कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम कहाँ का है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम कहाँ का है, ये इकोसिस्टम फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। दैट इकोसिस्टम कैन ऑल्सो बी अ ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो लिविंग बींग्स को यहाँ पर खाते हैं। तो सेकेंड कॉम्पोनेंट इकोसिस्टम का कौन सा है, that is the component, we call it as a consumers. और थर्ड कंपोनेंट कौन सा है, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं, जो डेड बॉडीज को ब्रेक करके फाइन बनाते हैं, और जो फाइन बॉडीज होती है सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे जस्ट कम इन द सॉइल, ये फिर से सॉइल में आ जाते हैं। और सॉइल, जो प्लांट्स को क्या रिक्वायरमेंट होता है, मिनरल्स का रिक्वायरमेंट होता है प्लांट्स को, तो मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। तो decomposers, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक द बैक्टीरिया एंड फंजाई, they break down the dead remains to waste product of organisms, they break down the complex food material into the simpler ones, and then they will be taken by the plants. तो ये किसी भी प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, किसी को भी बॉडी को जब ये डेड हो जाते हैं तो इसको ये क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में करके, एक्चुअली ये हमारे लिए काम कर रहे हैं और अपने लिए भी काम कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑल्सो नीड द फूड। इनको भी तो फूड का रिक्वायरमेंट है, इनको भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो इनडायरेक्टली व्हेन दे आर डिकम्पोजिंग द dead bodies, they are getting energy out of it. So that is the third component, and we just call them as a decomposers. So that is again, जब डिकम्पोजर्स का दूसरा फंक्शन क्या है, एक तो डेड रिमेन्स, बहुत बार क्वेश्चन आता है
दो फंक्शंस हैं, एक तो डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं और दूसरा रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स करते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सपोज द कार्बोहाइड्रेट है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबको ये अलग अलग करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है ये कि ये फिर से सॉइल में चला जाता है और क्या होता है ये रेप्लिनिश हो जाता है। तो एक क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी में, विल द नेचुरल replenishment of the soil takes place even the decomposers are not there? No. अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो सॉइल में डेड बॉडीज, जैसे यहाँ पे कूड़ा करकट भरा हुआ है, दैट इज अ पॉल्यूशन इज देयर, बायोडिग्रेडेबल सपोज दीज आर देयर, तो दे एक्ट ऑन द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे, ये एक्ट करते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे यहाँ तो थोड़ा सा पेपर दिखाया हुआ है, अदरवाइज जो डेड बॉडीज होती हैं प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह की, उसको ये ब्रेक करते हैं। और विदाउट द डिकम्पोजर गार्बेज, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स वुड एक्यूमुलेट एंड कॉज द पॉल्यूशन। अगर यहाँ पे डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो क्या होगा, अर्थ पे डेड बॉडीज भर जाएंगी और जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, प्लांट्स के, दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड। एक एक्टिविटी है, क्योंकि एक्टिविटी में से क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आई हैव टेकन दिस एक्टिविटी। क्या है एक्टिविटी 13.2? व्हाइल क्रिएटिंग एन एक्वेरियम डिड यू टेक केयर नॉट टू पुट एन एक्वेटिक एनिमल व्हिच वुड ईट द अदर्स? हमने कोई एक्वेटिक एनिमल डाला है कि नहीं डाला है? व्हाट विल हैव हैपन अदरवाइज? अगर हमने एक्वेटिक एनिमल नहीं डाला है तो क्या होगा, प्लांट्स की लाइफ में वो बढ़ेंगे एंड देन अगेन दे विल डाई, क्योंकि बहुत ज्यादा भी ग्रोथ में उनके लिए जितना रिक्वायरमेंट उनको चाहिए वो सब नहीं मिलेगा। देन दे हैव आस्क्ड यू राइट द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर who eats whom and form a food chain of 3 steps। तो वाटर की फूड चेन, एक्वेरियम की जो फूड चेन हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स में एल्गी डाल सकते हैं, हाइड्रोला प्लांट डाल सकते हैं, जिसको कि जू प्लैंक्टॉन्स, छोटे छोटे एनिमल्स खाएंगे। पिक्चर्स आई हैव शोन यू, जैसे एक का मैंने एग्जांपल लिया है एक्वेटिक सोबक, एंड द थर्ड वन द स्मॉल फिश, दैट कैन बी द फिश। तो ये एक 3 स्टेप्स की चेन बनी एक एक्वेरियम में, जो कि सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम को फॉर्म करता है। दूसरा क्वेश्चन था, वुड यू कंसीडर एनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू बी द प्राइमरी इंपॉर्टेंस? इसमें प्राइमरी इंपॉर्टेंस तीनों में से किसकी है? प्राइमरी इंपॉर्टेंस किसकी है, एल्गी या हाइड्रोला प्लांट की, क्योंकि जो जू प्लैंक्टॉन्स है और जो फिश है ये एक दूसरे पे किस लिए डिपेंड कर रहा है, एनर्जी के लिए डिपेंड कर रहा है। और एनर्जी किसने कैप्चर किया है, ये प्लांट्स ने कैप्चर किया हुआ है। सनलाइट को तो यही कैप्चर कर सकते हैं, तो प्रोड्यूसर्स के बिना ये फूड चेन इनकम्प्लीट है। तो अगर ये आपकी एक्टिविटी आती है तो यू कैन राइट दिस फूड चेन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इट एंड दैट इज द आंसर दैट वी कॉल इट एज ऑफ द प्रोड्यूसर्स। नाउ because we have just taken the two topics, environment and ecosystem, so एक बार इसको comparison कर लेते हैं आपके लिए कि आपको clear हुआ कि नहीं हुआ। Environment is the surroundings in which we live, sum total of all the living and non-living which are interacting with one another. All means land, water, that is air. But यहाँ ecosystem क्या है, interaction of living things among themselves and among the surroundings. Among themselves and among the surroundings का meaning क्या होता है कि अगर pond ecosystem है तो उसकी surroundings अलग है, अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम है तो उसकी सराउंडिंग्स अलग है। फॉरेस्ट में इंटरेक्शन किसका होगा, बड़े एनिमल्स और ट्रीज में होगा। पॉन्ड में किसका होगा, एल्गी का, स्मॉल एनिमल्स का होगा, स्मॉल प्लांट्स का होगा। सो दैट इज अ इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स, एयर, वाटर, लैंड, एंड यहाँ पर जो है इकोसिस्टम, यहाँ पर जो है यहाँ बायोटिक एंड एबायोटिक। यहाँ पर हमने इनिशियल स्लाइड पे लिया था कि इनके साथ कौन इंटरेक्ट करता है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बायोटिक कंपोनेंट्स इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे कम्युनिटी ऑफ द बायोटिक प्लांट्स, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे प्लांट में जो वाटर है उसकी प्लांट कम्युनिटी अलग होगी, ग्रासलैंड की प्लांट कम्युनिटी अलग होगी, ग्रासलैंड में श्रब्स होगा, फॉरेस्ट में ज्यादातर ट्रीज होगा, राइट। उन वहां पे एनिमल्स अलग होंगे, ग्रासलैंड के एनिमल्स अलग होंगे। ग्रासलैंड में कोई टाइगर या लायन नहीं रह सकता, और जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो ये ग्रासलैंड में रहेंगे, और एबायोटिक तो सबके लिए सेम होंगे। दे प्रोवाइड अ लिविंग स्पेस फॉर द कंपोनेंट्स। कहीं पे कोई लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो लैंड यूज कर रहा है, कोई वाटर, कोई एयर, जैसे ट्रीज में बर्ड्स रह रहे हैं और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं। दे प्रोवाइड इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, एंड एयर
land, water are example of environment. They can be micro or macro, or natural environment and artificial environment. That is about the इकोसिस्टम. सो दीज आर सम टर्मिनोलॉजी जो कि आप लर्न कर लेना. इस पे 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं या फिर एमसीक्यू आते हैं. फर्स्ट इज इकोसिस्टम, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग बीइंग्स अमंग देमसेल्व्स एंड देयर सराउंडिंग्स. द सेकंड वन इज द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स लीड्स टू द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस. मेंटेन करते हैं दोनों का इंटरेक्शन. सन इज द सोल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ इकोसिस्टम. हमेशा कोई भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स का रिक्वायरमेंट बहुत है क्योंकि वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं. In ecosystem, plants are autotrophs known as producers. All animals, they depend on the plant directly, indirectly for food, and to get energy they are consumers, and they are heterotrophic mode of nutrition. Consumers can be primary consumers, secondary consumers, or the tertiary consumers. You can take it as a herbivores, carnivores, and the secondary carnivores. Sometimes we have to take the omnivores also. And decomposition is a process जिसमें breakdown होता है complex food material का. simple में ये रिसाइकलिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, गार्बेज मैनेज के लिए बहुत जरूरी होता है. डिकम्पोजर्स कौन कौन से हैं? फंजाई एंड बैक्टीरिया. So that is again the summary. All these things, the abiotic and biotic factors we have discussed, environment discussed, ecosystems, that is the ecosystem which is the artificial, this is the natural ecosystem, the natural ecosystem, and primary producers के ऊपर primary consumers कैसे depend करते हैं, and this is a food chain जो एक दूसरे पे dependency है. किस लिए dependency है? एक energy requirement के लिए dependency है. So that is all of this topic. हमने कौन सा topic अभी cover किया है? Ecosystem and its component. I hope you like the video. Please like and subscribe the channel. Thank you so much. The second topic will be taken in the second video.